हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे डिज़ाइन ऑफ जनरल बेयरिंग पे। ठीक है, इसके पहले हम लोग देखे थे डिज़ाइन ऑफ जनरल बेयरिंग का डिज़ाइन प्रोसीजर एंड हीट जनरेटेड ऑन द जनरल बेयरिंग। हम लोग पिछले लेक्चर तक कर चुके थे। ये लेक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली जो हमारा AQ2 एग्ज़ाम है उसमें हम लोग इस तरह के क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो फिर करने से पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले डिज़ाइन बुक सबके पास होना चाहिए और हम लोग डिज़ाइन बुक की सहायता से देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। डिज़ाइन अ जनरल बेयरिंग फॉर ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप, इसको मार्क कर लेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जैसे ही हम लोग जनरल बेयरिंग में क्वेश्चन को रीड करेंगे तो ऊपर किसी ना किसी मशीनरी का नाम दिया रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करना, उस मशीनरी के नाम को जैसे ही रीड करेंगे तो डाटा बुक खोलेंगे और जनरल बेयरिंग वाला जो पोर्शन है उसमें मशीनरी के करस्पॉन्डिंग अलग अलग वैल्यू दी होंगी। L/D रेशियो, Zn/P रेशियो, C/D रेशियो, ये अलग अलग रेशियो की हम लोग के डिज़ाइन प्रोसीजर में ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो डाटा बुक में इसका बहुत महत्व है कि ये कौन सा मशीनरी है, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू दी हुई है। चलिए अभी बस क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर वन बाय वन सबको देखेंगे। पंप फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा क्या दिया हुआ है? लोड ऑन द जर्नल, ये कितना है? 20,000 न्यूटन। स्पीड ऑफ द जर्नल 9,000 RPM। टाइप ऑफ ऑयल इज SAE10। ठीक है, तो टाइप ऑफ ऑयल क्या है, ये हम लोग बता रहा है कि लुब्रिकेंट कौन सा यूज कर रहे हैं और ये लुब्रिकेंट का ग्रेड बता रहा है हम लोग। SAE10 ये लुब्रिकेंट का ग्रेड है। ठीक है, जनरली इसकी अगर ये ऑयल देता है तो इसकी विस्कोसिटी भी हम लोग गिवन होगी। अगर इन केस नहीं गिवन होती है तो हम लोग फिर डाटा बुक निकालेंगे और डाटा बुक में लुब्रिकेंट टाइप अलग अलग कैटेगरी है और अलग अलग उसकी विस्कोसिटी की वैल्यू है, बट टेम्परेचर भी गिवन होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो वही, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है हमारे लिए बड़ा अच्छा है। फॉर विच द एब्सोलूट विस्कोसिटी एट 55 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है, इसी टेम्परेचर की बात कर रहे थे हम लोग। 55 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0.017 kg पर मीटर पर सेकेंड, सॉरी पर मीटर सेकेंड। ठीक है, यहाँ जेड की वैल्यू, जेड है, जेड की वैल्यू गिवन है। एम्बिएंट टेम्परेचर ऑफ ऑयल, जो ऑयल का एम्बिएंट टेम्परेचर है वो कितना है? 15.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये बस अब याद रखेंगे। इसका यूज कहाँ कैसे करना है हम लोग आगे देखेंगे। मैक्सिमम बेयरिंग प्रेशर फॉर द पंप इज इक्वल टू 1.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये मैक्सिमम बेयरिंग प्रेशर दिया हुआ है। जैसे कि हम लोग कल डिस्कस किए थे कि बेयरिंग प्रेशर एक गिवन होगा और एक हम लोग खुद निकालेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्लियर होगा। कैलकुलेट ऑल्सो मास ऑफ द लुब्रिकेटिंग ऑयल रिक्वायर्ड फॉर आर्टिफिशियल कूलिंग। ठीक है, हम लोग को ये भी कैलकुलेट करना है, जो डिज़ाइन तो करना ही करना है, साथ में हमें क्या करना है? मास ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल निकालना है। ठीक है, आर्टिफिशियल कूलिंग के लिए, यानी जो नेचुरल कूलिंग हो रहा है उसके अलावा हम लोग कल जैसे डिस्कस किए थे, अगर हीट जनरेशन ज़्यादा होगा हीट डिसिपेशन से तो फिर हम लोग को आर्टिफिशियल कूलिंग करना पड़ता है। ये डिस्कस किए थे हम लोग पिछले वीडियो में। ठीक है, वही यहाँ बता रहा है कि एक्स्ट्रा मास ऑफ लुब्रिकेंट कितना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आगे। इफ़ राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द ऑयल बी लिमिटेड टू 10 डिग्री सेल्सियस, यानी जो ऑयल की टेम्परेचर है, लुब्रिकेंट के टेम्परेचर वो 10 डिग्री सेल्सियस तक ही लिमिट किया गया है, यानी जो नॉर्मल टेम्परेचर है लुब्रिकेंट का उससे वो 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा ही उसकी टेम्परेचर वो राइज होगा। ये हम लोग कांस्टेंट दे दिया है। इस कांस्टेंट की सहायता से, कांस्टेंट नहीं कांस्टेंट, ठीक है, इस कांस्टेंट की सहायता से
हम लोग पता करेंगे कितना मास चाहिए लुब्रिकेंट का। हीट डिसिपेशन कोफिशिएंट सी की वैल्यू ये दिया है 1232 वाट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग को क्वेश्चन गिवन है। अब देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में सेट ऑफ इंफॉर्मेशन पहले ही ज़्यादा दे चुका है, तो हम लोग को डाटा बुक में लिमिटेड चीज़ें ही देखनी होंगी। ठीक है, डाटा बुक में लिमिटेड चीज़ें देखनी होगी क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें तो हम लोग को क्वेश्चन में दे दिया है। चलिए आगे आते हैं। अब सॉल्यूशन से पहले गिवन, ये हम लोग को एग्ज़ाम के लिए हैबिट रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका गिवन। ठीक है, गिवन से हम लोग को फ़ायदा होता है कि बार बार क्वेश्चन की तरफ नज़र नहीं जाती है। ठीक है, गिवन हम देखिए ये वैल्यू दिया है उसका यूज़ कर लिया, फिर गिवन हम देखिए ये दिया उसका यूज़ कर लिए। एक फ़ायदा और होता है, अगर एग्ज़ामिनर के मन में स्टेप मार्किंग होगा तो इन केस अगर क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो गिवन और जो स्टेप हम लोग यूज किए हैं किए होंगे उस पर एग्जामिनर हम लोग को मार्क दे सकता है। ठीक है, तो दो फायदे हो गए, एक तो हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होती है, एक मार्किंग हम लोग को यहाँ से कुछ मिल जाती है। ठीक है, हम लोग पता है इंजीनियरिंग में एक मार्क्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक पहला डिज़ाइन प्रोसेस जो हम लोग पिछला वीडियो देखे थे उनको याद होगा, नहीं याद होगा तो यहाँ हम लोग करते हैं। पहला स्टेप क्या था हमारा, फाइंड बेयरिंग लेंथ। ठीक है, बेयरिंग लेंथ एल पता करना हम लोग को। ठीक है, एल पता करने के लिए हम लोग को एल अपॉन डी रेशियो चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा, वो डाटा बुक से मिलेगा। तो आइए डाटा बुक देखते हैं हम लोग। चलिए, तो यहाँ हम लोग डाटा बुक देख रहे हैं। तो डाटा बुक में हम लोग देख रहे हैं कि एक टेबल है, टेबल का नाम क्या है, डिज़ाइन वैल्यूज़ फॉर जनरल बेयरिंग। ठीक है, डिज़ाइन वैल्यू फॉर जनरल बेयरिंग, ये आर एस खुरमी का बुक है, उसमें हम लोग ये एक टेबल देख रहे हैं। आप लोग के पास जो भी सूटेबल, जो भी आपके पास डाटा बुक होगा उसमें ऐसी वैल्यू होंगी। ठीक है, हो सकता है नोटेशन अलग हो सकता है यहाँ पे तो टेबल का नाम है डिज़ाइन वैल्यू फॉर जनरल बेयरिंग, वो कुछ और नाम से दिया हो, लेकिन ये टेबल ऐसे बना हुआ, ठीक है, ऐसे वैल्यूज़ हम लोग को मिलेगी। ठीक है, तो प्लीज़ हम लोग डाटा बुक एक बार जो जिस बुक की भी होगी उसको खोलेंगे और हम लोग टेबल यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जैसे हम बोले थे कि क्वेश्चन पढ़ते ही हम लोग क्या करना है, बेयरिंग फॉर ए सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो हम लोग रुक जाना है और सेंट्रीफ्यूगल पंप खोजना है हम लोग को। चलिए आइए खोजते हैं। तो डिज़ाइन वैल्यू फॉर जनरल बेयरिंग हम लोग देख रहे हैं मशीनरी, तो यानी हम लोग इस पार्ट में सेंट्रीफ्यूगल पंप लिखा हुआ कहीं मिलेगा, है देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप, इसमें नहीं है। इधर आते हैं मशीनरी में, इधर यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप लिए रहा हम लोग के पास। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये बेयरिंग टाइप है, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे मैक्सिमम बेयरिंग प्रेशर दिया है। एक तो हम लोग क्वेश्चन में गिवन है और दूसरा क्या है यहाँ पे गिवन है डाटा बुक में 0.7 टू 1.4। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, जेट की वैल्यू, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी की वैल्यू 0.025, जेड एन अपॉन पी की वैल्यू 28, सी अपॉन डी 0.013, और ये क्या है हमारा एल अपॉन डी रेशियो 1 से 2 के बीच में। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, यही एल अपॉन डी रेशियो चाहिए पहले स्टेप में। ठीक है, अब एक बार देख लीजिए, एक बार देखेंगे उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सेंट्रीफ्यूगल पंप है, यहाँ पे बेयरिंग है, यहाँ पे मैक्सिमम बेयरिंग प्रेशर है 0.7 टू 1.4, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है 0.025, जेड एन अपॉन पी 28, सी अपॉन डी है यहाँ पे 0.0013, एल अपॉन डी 1 से 2 के बीच में। ठीक है, इसके बाद डाटा बुक नहीं देखेंगे हम लोग, वैसे आपके पास जो डाटा बुक है वो देखते रहिएगा, लेकिन क्वेश्चन में अभी सॉल्व करने के दरमियान हम लोग डाटा बुक नहीं देखने वाले। ठीक है, तो हम लोग अभी डाटा बुक देख रहे थे, वहाँ पे एल अपॉन डी रेशियो 1 से 2 के बीच में थी। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, 1 से 2 के बीच में है तो हम लोग को एक मिड वैल्यू लेना है। ठीक है, तो मिड वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं 1.6। ठीक है, एल अपॉन डी रेशियो। ठीक है, एक चीज़ और, जो डायमीटर है, डायमीटर गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सुइटेबल वैल्यू डायमीटर ऑफ जर्नल यहाँ पे 100 मिलीमीटर एज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये कैसे एज्यूम किया गया है, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाएंगे
तो फिर आपको पता चलेगा कि डी की वैल्यू या डायमीटर की वैल्यू क्या लेनी है, जूम क्या करना है। ठीक है, पहले भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर पाई की वैल्यू 3.14 अगर आपको गिवन नहीं है, आपको ये तो पता है ना, इतना नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं, पाई की वैल्यू 3.14 ही होती है। ठीक है, जी की वैल्यू 9.81 ही होती है, अनलेस एंड अनटिल कहीं दिया ना हो कि 10 लेना है। ठीक है, इतना हम लोग समझ में आ गया। कैसे समझ में आया, नंबर ऑफ क्वेश्चन करके। ठीक है, यह है कि क्वेश्चन कई बार करेंगे तब भी हमें समझ में आता है कि कौन सी वैल्यू हम लोग को एज्यूम करनी है। तो यहाँ पे भी हम लोग ये कैसे पता करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन जब कई बार करेंगे उससे अगर मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसको एग्जाम में कर सकते हैं आगे। तो यहाँ से एल अपॉन डी रेशो डाटा बुक से, डी हम लोग 100 यहाँ पे एज्यूम किए हैं, तो एल की वैल्यू क्या आ गई 1.6 इंटू डी, यानी 1.6 इंटू 100, ये 160 मिलीमीटर आ गया एल की वैल्यू। यानी पहला पड़ाव हमारा पूरा हो गया, फाइंड बेयरिंग लेंथ, यानी बेयरिंग लेंथ हम लोग पता कर लिए 160 मिलीमीटर। चलिए, अब बेयरिंग लेंथ के बाद अगला जो हमारा पड़ाव था वो हम लोग को प्रेशर निकालता, बेयरिंग प्रेशर निकालना था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एल इंटू डी, ये बेयरिंग प्रेशर का फॉर्मूला था, सबको याद होगा, हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे। लोड गिवन है 20,000, एल गिवन है, सॉरी निकाले अभी हम लोग 160 मिलीमीटर, और 100 यहाँ पे डी एज्यूम किए थे। ये वन वैल्यू क्या होगी 1.25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, यहाँ यूनिट में लिखा है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको याद होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में 1.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर कुछ प्रेशर दिया हुआ है, तो सर यहाँ पे दोबारा प्रेशर क्यों निकाल रहे हैं। ठीक है, वो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, जो हम लोग एल और डी का वैल्यू निकाले हैं, डी हम लोग एज्यूम किए हैं, और एल की जो वैल्यू निकाले हैं 160 मिलीमीटर, वो सेफ है और सही है कि नहीं है, उसके लिए हम लोग ये यहाँ पे प्रेशर दोबारा निकाल रहे हैं। ठीक है, प्रेशर जो गिवन है वो क्या है 1.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, जो हमारी वैल्यू आई है प्रेशर की वो 1.25 आई है। ठीक है, यानी जो मैक्सिमम प्रेशर है उससे कम, यानी कि जो हमारा डायमेंशन है एल और डी का वो सेफ है। चलिए, वही एक लाइन लिखे हुए हैं, bearing pressure of the pump is 1.5 Newton per millimeter square, then above value of P is safe and hence dimension of L and D are safe। ठीक है, वो समझ में आ गया हुआ हम लोग को, फिर दोबारा P क्यों निकालें। चलिए, अब थर्ड स्टेप क्या था हमारा, Zn अपॉन P की वैल्यू निकालना। ठीक है, Zn अपॉन P निकालना। ठीक है, इसके लिए आप लोग को टेबल अभी याद होगा, जो हम लोग टेबल देख रहे थे, टेबल में क्या था, सेंट्रीफ्यूगल पंप के करस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू, जेड एन अपॉन पी की वैल्यू, एल अपॉन डी की वैल्यू और सी अपॉन डी की वैल्यू, ये सब गिवन था। तो टेबल से हम लोग जेड एन अपॉन पी की वैल्यू देखेंगे, बट एक चीज़ और, जेड एन अपॉन पी की वैल्यू हम लोग अपना खुद निकालेंगे कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, यानी जो वैल्यूज़ हम लोग को गिवन है, क्या वो हम लोग को सही जेड एन अपॉन पी यानी बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर के पास ले जा रही है कि नहीं ले जा रही है। ठीक है, और सही कैसे पता करेंगे, याद करिए जब हम लोग मैकी कर्व पढ़ रहे थे, तो मैकी कर्व में क्या था, जो हमारा मिनिमम पॉइंट था बेयरिंग मॉडल्स का, वो मिनिमम जेड एन अपॉन पी की वैल्यू होती है, और वो 3 टाइम्स होता है हमारा इसका थिक लुब्रिकेशन के लिए, हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन के लिए उसकी 3 टाइम्स वैल्यू होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग को यहाँ चेक करना है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं, जेड अपॉन पी यहाँ पे जेड की वैल्यू गिवन है 0.017, एन यहाँ पे गिवन है 900, पी की वैल्यू जो हम लोग निकाले हैं, याद रखेंगे जो हम लोग निकाले हैं पी की वैल्यू 1.25 को यहाँ पुट करना है, तो ये वैल्यू क्या आ गया 12.24। ठीक है, हम लोग को ये पता है ये डायमेंशन इस नंबर है। ठीक है, इसमें कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो यहाँ पे जेड अपॉन पी की वैल्यू 12.24 हो गया। फिर हम लोग फिर डाटा बुक खोलेंगे, एक बार हम लोग डाटा बुक देख चुके हैं तो बार बार खोलने की जरूरत नहीं है, आप अपने डाटा बुक में देख सकते हैं। डाटा बुक फिर खोलेंगे, जेड अपॉन पी की वैल्यू देखेंगे, वहाँ से वहाँ देखेंगे 28 आ रही है, इसके करस्पॉन्डिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप के करस्पॉन्डिंग, याद रखेंगे जो मशीनरी यूज कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे हम लोग वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग को ये पता है मैकी कर्व से कि 3K इज इक्वल टू जेड अपॉन पी होना चाहिए, किसके लिए, फॉर हाइड्रोडायनेमिक कंडीशन या थिक फिल्म लुब्रिकेशन कंडीशन के लिए। ठीक है, समझ में आ गया हम लोग को,
जेड एन अपॉन पी की वैल्यू 3k होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग के की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, के हमारा क्या है, बियरिंग मॉडुलस। जो लोग मैकी कर्व वाला वीडियो देखे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, के यहाँ पे क्या है, और ये 3k जेड एन अपॉन पी के बराबर क्यों है। चलिए आइए, तो k इज इक्वल टू 1/3 जेड एन अपॉन पी इज इक्वल टू 1/3 इंटू 28, ये 9.33 वैल्यू आ गई के की वैल्यू। ठीक है, अब ये के की वैल्यू 9.3 थी, यहाँ चेक करेंगे जेड एन अपॉन पी 12.24 जो निकाले हैं उससे कम है। ठीक है, यानी हम लोग हाइड्रोडायनेमिक कंडीशन में हैं। ठीक है, यानी हम लोग अभी सेफ चल रहे हैं। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर जेड एन अपॉन पी इज इक्वल टू 12.24 इज मोर देन 9.33। ठीक है, 12.24 मोर ज़्यादा है 9.33 से। सो बेयरिंग विल ऑपरेट अंडर हाइड्रोडायनेमिक कंडीशन। ठीक है, यानी के की वैल्यू से हमारा जेड एन अपॉन पी की वैल्यू जो हम निकाले हैं डाटा बुक से, नहीं जो हम निकाले हैं, अगर वो ज़्यादा होती है तो हम लोग हाइड्रोडायनेमिक कंडीशन में हैं। फिर अगला नेक्स्ट सी अपॉन डी रेशियो देख लेना हम लोग को 0.013 डाटा बुक से फ्रॉम टेबल। ठीक है, अब ये सी अपॉन डी रेशियो 0.013 जो है, ये हम लोग पहले क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग याद है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला है। ठीक है, उसमें सी अपॉन डी का यूज होने वाला है। तो आइए देखते हैं, ये डाटा बुक से सी अपॉन डी रेशियो निकाल लिए हैं फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप, उसके करस्पॉन्डिंग निकालना है। बार बार रिपीट कर रहे हैं कि बच्चे आपको दिमाग से इधर उधर ना भटके कहीं, कि हम लोग सही ट्रैक पे। आइए, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू 33/10⁸ जेड एन अपॉन पी डी अपॉन सी प्लस के। ये भी हम देख चुके हैं कि ये वैल्यू कैसे आई है, कहाँ से आई है। ठीक है, ये कैसे देखे थे, जब हम लोग बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर का और बियरिंग मॉडल्स का वीडियो देखे थे, तो उसमें हम लोग इसमें डिटेल में पढ़े थे कि ये वैल्यू कहाँ से आई थी। यहाँ पे ये फाई था, फाई जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू 33/10⁸ था। तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे आ गई जेड एन अपॉन 33/10⁸ जेड एन अपॉन पी डी अपॉन सी। डी अपॉन सी क्यों, क्योंकि यहाँ देखो सी अपॉन डी इसका इन्वर्स यहाँ कर देंगे। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। इस स्टेप के पहले सी अपॉन डी आना ही था प्लस के हमारा कांस्टेंट है, उसके बारे में भी हम लोग देख चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। 33/10⁸ इज इक्वल टू 12.24 याद करेंगे कि ये हम वैल्यू निकाले हैं जेड एन अपॉन पी की वैल्यू, ये डाटा बुक वाली नहीं है। ठीक है, आगे इंटू 1/0.0013 इन्वर्स कर दिए उसका सी अपॉन डी का, प्लस जो के की वैल्यू है 0.002 कांस्टेंट हमारा। ठीक है, 0.002 जो कांस्टेंट है वो के की वैल्यू है। ठीक है, उसको यहाँ पुट कर दिए और यहाँ पे 0.0051 आ गया हमारा वैल्यू, म्यू की वैल्यू यहाँ पे आ गई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब इस म्यू का यूज कहाँ करेंगे, आगे हीट जनरेशन देखेंगे न्यूमेरिकल में ही आगे वहाँ पे। तो आइए हम देखते हैं हीट जनरेटेड। ठीक है, यानी ड्यूरिंग ऑपरेशन कितना हीट जनरेट हो रहा है, तो वो कैसे पता करेंगे, आइए। ठीक है, हम लोग देखे थे हीट जनरेटेड का फॉर्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू वी। ठीक है, म्यू हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, डब्ल्यू यहाँ पे लोड है, वी हमारा क्या है, रबिंग वेलोसिटी। ठीक है, वी आर हमारा क्या है, रबिंग वेलोसिटी, यानी हमारा हीट कहाँ से जनरेट हो रहा है, आइदर फिल्म के लेयर के बीच में हीट जनरेट हो रहा है या मेटल टू मेटल कांटेक्ट हो रहा है, उसके वजह से हीट जनरेट हो रहा है। ठीक है, यही दो रीज़न देखे थे हम लोग कि आइदर लुब्रिकेटिंग ऑयल के थ्रू हीट जनरेट हो रहा है या मेटल टू मेटल कांटेक्ट हो रहा है, उसके वजह से हीट जनरेट हो रहा हो। ठीक है, तो आइए यहाँ पे करते हैं, क्यू जी इज इक्वल टू म्यू इंटू डब्लू इंटू पाई डी एन अपॉन 60। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू जो हम लोग निकाले हैं, लोड गिवन है, पाई इंटू डी, डी यहाँ पे याद करेंगे हम लोग 100 मिलीमीटर जूल किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करना करके इसको 0.1 लिखा गया है। चलिए समझ में आ गया होगा सबको, मीटर में कन्वर्ट किए इसको 0.1 एंड गिवन है 900/60। तो कितना हीट जनरेट कर रहा है ये मशीनरी, 480.7 वाट। ठीक है, इतना हीट ये जनरेट कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग ये पता है थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए जितना हीट जनरेट हो रहा है उतना हीट डिसिपेट होना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे।
अगर नहीं होगा, जनरेशन ज़्यादा होगा, डिसिपेशन कम होगा, तो हमारा मशीनरी सीज हो सकता है। नहीं तो हम लोग उसको आर्टिफिशियल कूलिंग करेंगे, एक्स्ट्रा लुब्रिकेंट देंगे। ठीक है, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, बार बार डिस्कस करते हैं कि आप लोग के दिमाग में रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट हीट जनरेटर में पता कर लिए हीट डिसिपेशन कितना हो रहा है, यानी कितना हीट हम लोग सराउंडिंग में इसको रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्यू डी इज इक्वल टू सी इंटू ए टी बी माइनस टी ए। ठीक है, तो क्यू डी हीट डिसिपेशन सी गिवन है, एल इंटू डी एल हम लोग निकाले हैं, डी गिवन है, टी बी माइनस टी ए के लिए हम लोग रिलेशन देखे थे। ठीक है, क्या रिलेशन था आइए नीचे देखते हैं हम लोग। टी बी माइनस टी इज इक्वल टू 1/2 टी नॉट माइनस टी ए। टी नॉट गिवन है, टी ए गिवन है, तो 1/2 टी नॉट 55 डिग्री सेल्सियस लुब्रिकेंट वाला याद करिए आप लोग। ठीक है, याद आ गया होगा, क्वेश्चन पढ़े थे तो वहाँ लुब्रिकेंट के लिए टी नॉट की वैल्यू 15.5 डिग्री सेल्सियस थी। टी ए एम्बिएंट दिया था 15.5 डिग्री सेल्सियस, 55 डिग्री सेल्सियस, और ये टी ए एम्बिएंट के लिए 15.5 डिग्री सेल्सियस, यानी बाहरी टेम्परेचर इतना है। ठीक है, ये दोनों गिवन था, हम लोग को बी नहीं गिवन था, ए गिवन था, इसलिए हम लोग टी बी माइनस टी ए एज होल निकाल ले रहे हैं। ये क्या हो गया 19.75 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 19.75 डिग्री सेल्सियस हो गया टी बी माइनस टी ए की वैल्यू। तो क्यू डी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी गिवन है 1232 इंटू एरिया 0.16 इंटू 0.1, यहाँ पे मीटर में है, हम लोग जो निकाले मिलीमीटर में 160 और 100, तो यहाँ पे 0.16 और 0.1, 19.75 हम लोग अभी निकाले वैल्यू, तो ये कितना हो गया 389.3 वाट। हम कितना ही डिसिपेट कर रहे हैं 389.3 वाट, कितना ही जनरेट कर रहे हैं 480.7 वाट, यानी कुछ ना कुछ तो लोचा है। ठीक है, अब उस लोचे को हम लोग हटाते हैं, यानी जो प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग से पूछा था कि अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट यूज फॉर आर्टिफिशियल कूलिंग, तो पहले हम लोग को देखना है कितना आर्टिफिशियल कूलिंग हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखते आइए, अमाउंट ऑफ आर्टिफिशियल कूलिंग रिक्वायर्ड क्यू जी माइनस क्यू डी, यानी कितना हीट जनरेट हो रहा है माइनस कितना हीट डिसिपेट हो रहा है, उन दोनों का डिफरेंस, यानी जितना हीट बचेगा उतने हीट को हम लोग आर्टिफिशियल कूलिंग के द्वारा ख़त्म करेंगे। तो आइए देखते हैं, 480.7 वाट हम लोग अभी निकाले हैं हीट जनरेटेड, माइनस डिसिपेटेड 389.3 वाट, कितना हो गया 91.4 वाट, यानी इतना एक्स्ट्रा हीट हम लोग को रिमूव करना है। कैसे रिमूव करेंगे आइए, लास्ट मास ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल रिक्वायर्ड फॉर आर्टिफिशियल कूलिंग। ठीक है, यानी कितना मास है ये लुब्रिकेटिंग ऑयल का, ताकि हम लोग आर्टिफिशियल कूलिंग कर सकें, सो दैट वी कैन कूल द मशीनरी आर्टिफिशियल।